भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं जनमत जानने के लिए इसी को प्रचारित किया जाए। माननीय श्री अशोक लाहोटी। नमस्कार सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, द रजिस्ट्रेशन बिल राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2021 सेक्शन 12 सेंट्रल एक्ट 16 ऑफ 1908 में लिखा है, सबसे पहले किसी भी सब रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट या कॉजुअल नियुक्ति केवल इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा ही की जा सकती है, किंतु पूर्व में इस प्रकार की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी कर सकता था। अब शॉर्ट अपॉइंटमेंट या एक दिन में शॉर्ट पीरियड की नियुक्ति भी राजस्थान के इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा होने से पब्लिक को परेशानी होगी और परेशानी का सामना इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा ऑर्डर निकालने में देरी भी संभव है तथा संपूर्ण राजस्थान की नियुक्तियों के लिए भी उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। जहां हम पावर्स के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, उसके विपरीत गवर्नमेंट का ये स्टेप जनता में विपरीत प्रभाव डालेगा। सभापति महोदय, इसी के सेक्शन 17 में के डी में अब किराएदार का एग्रीमेंट चाहे किसी भी पीरियड का हो, वो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पूर्व में केवल 1 वर्ष उससे अधिक की अवधि के किराएनामे थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था। जैसे वो माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा छोटे व गरीब तबके पर पड़ेगा, क्योंकि गांव का वो विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए जो जयपुर आता है या शहरों में जाता है, वहाँ कम अवधि के लिए कमरा किराए पर लेता है। और उस कम अवधि में, और सभापति महोदय आप भी कभी पढ़ने आए हो तो आपने लिया होगा, और जो मंत्री जी बिल लाए हैं गहलोत साहब, वो भी कहीं पढ़ने गए, उन्होंने भी लाया होगा, तो वो भी बताएं कि उन्होंने कभी किराए पर लिया था, तब उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था क्या। आज वो उन गरीब विद्यार्थियों पर हम डाल रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा और इससे जटिलता भी बढ़ेगी। आज कोई मरीज एसएमएस में, जो एशिया का सबसे ज़्यादा फुटफॉल है, पूरे देश दुनिया के सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ जयपुर में आते हैं, उन मरीजों के लिए यदि 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए कहीं किराया कमरे पर यदि किराए पर लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार ऑफिस भागना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो किराए पर मुख्यमंत्री जी बीमार हैं और देखने का टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन मंत्री जी तो देख सकते थे। इसको देख कर लाते तो मैं समझता हूं कि इस तरह का अमेंडमेंट आता ही नहीं। किसी भी सूरत में कोई सरकार इस तरह के अमेंडमेंट कभी नहीं लाएगी जिससे प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, मरीजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़े। सभापति केस में आपने 17F में लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टीज वेदर द पोजेशन whereof has been or is handed over or not to the purported purchaser। यानी आपने लिखा बिना पोजेशन कब्जे वाले सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। 1% सेल वैल्यू का अतिरिक्त भार क्रेता पर आएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से दूसरे स्टेट्स में क्या फर्क है और हम ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, इसमें हमने 1% और जोड़ दिया। सभापति महोदय, पूर्व में केवल सेल एग्रीमेंट के द्वारा पोजेशन ट्रांसफर होने पर आप रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। अब इसमें क्या कर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा करने पर हम अपनी सुरक्षा के लिए एक इकरारनामा करते हैं, जिसकी सेल डीड रजिस्ट्रेशन तक खरीदार व विक्रयकर्ता को बंधता है। इसके द्वारा प्रॉपर्टी का कब्जा ट्रांसफर नहीं किया जाता। उक्त एग्रीमेंट में बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है, किंतु अब उक्त एग्रीमेंट पर 1% रजिस्ट्रेशन फीस खरीदार पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। इससे प्रॉपर्टियों के सौदों में जहां स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं, वहां इसके विपरीत फर्क पड़ेगा। जटिलताओं के बढ़ने से खरीदार और विक्रेताओं का मनोबल टूटेगा। इसके ऊपर इकरारनामे पर स्टाम्प ड्यूटी पहले 0.5% जो चार्ज की जाती थी, उसको दुगना अतिरिक्त भार सौदे पर पड़ेगा। और फिर भी मैं सरकार से कह रहा हूं, यदि फिर भी आपको लगता है कि ये करना अति आवश्यक है, तो इसमें इतना जरूर संशोधन करें कि उक्त रजिस्ट्रेशन फीस को नॉमिनल करके उक्त रजिस्ट्रेशन के पीछे सेलर और बायर की सुरक्षा करें। हम इसको रजिस्ट्री में सेट ऑफ कर दें कि ठीक है, हमने ये लगाया चार्ज, लेकिन जब रजिस्ट्री होगी तो ये पैसा हम रजिस्ट्री में सेट ऑफ कर दें। उससे आपका जो डेवलपमेंट, जो इंडस्ट्रीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो वातावरण बनने की तरफ थोड़ा बहुत माहौल बनने का शुरू हुआ है, वो रुकेगा नहीं। सभापति महोदय, धारा 17H में लिखा है,
अब लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। पूर्व में केवल रिक्वायर्ड स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट ही अनिवार्य था, किंतु अब रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, जिसमें लोन की जटिलताओं में वृद्धि होगी। और इसका फर्क क्या पड़ेगा? इन प्रावधानों में छोटे लोन लेने वाले लोग जो काफ़ी परेशान होंगे, मुख्य रूप से जो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल व मुद्रा लोन लेने वाले लोग हैं। ठीक है, बड़ा लोन लेने वालों के पास तो सीए भी, सीएस भी, एडवोकेट्स भी, लॉयर भी सब एक फौज रखते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं उसकी तैयार करने के लिए पूरी टीम होती है। सबसे ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा? ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और मुद्रा लोन लेने वालों पर, छोटे व्यापारियों पर सरकार इससे सीलिंग फिक्स करनी चाहिए कि किस लेवल तक का लोन तो जो फ्री होगा और किस लेवल के लोन के ऊपर जो है वो ये चार्ज लगेगा। ये सरकार को एक इसमें सीलिंग करनी चाहिए। सभापति, मैंने 17I से लेकर M तक कई प्रावधान आपने किए। उक्त डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाकर फीस का अतिरिक्त भार जनता पर डाला जा रहा है। उक्त सभी डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। इनमें डेवलपर एग्रीमेंट पर रजिस्ट्रेशन फिर भी कुछ हद तक ठीक है कि यदि कोई डेवलपर एग्रीमेंट हो रहा है तो ठीक है, वो बिजनेस के लिए कर रहा है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन आपका ठीक है कि उसमें आप करें। लेकिन आपसी विवाद को कुछ हद तक इससे रोका जा सकता था, किंतु बिना सेल वैल्यू की पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्रेशन फीस से ऐसे व्यक्ति पर अतिरिक्त भार ग्रसित होंगे जो पारिवारिक व्यवस्थाओं के चलते पावर ऑफ अटॉर्नी से जो काम चलाते हैं, उससे आपका ये अतिरिक्त भार पड़ने से इससे जटिलताएं भी बढ़ेगी और इससे जो है विवाद भी बढ़ेंगे। जहां फाइनेंशियल लेन देन का कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल पारिवारिक तालमेल के अनुसार कोई काम करने के लिए बाध्य होते हैं, उनमें इससे जटिलता बढ़ेगी। इस प्रकार सभी प्रकार के कंसेशन एग्रीमेंट जो कि मुख्यतः वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट निष्पादित करवाए जाते हैं, जिसमें सरकारी तर्क एग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं, उनमें स्टाम्प ड्यूटी तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 0.2% है, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस 5 गुना वसूली जाएगी। ये उनके साथ अन्याय हो। सभापति महोदय, इसी प्रकार क्लोज M के द्वारा किए जा रहे संशोधन से सभी डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रहा है। पूर्व में केवल सेक्शन 17 में दिए हुए डॉक्यूमेंट्स ही रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य थे, किंतु अब सेक्शन 17(1) क्लोज M के द्वारा सभी डॉक्यूमेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, जो कि भी किसी अन्य कानून में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उक्त संशोधन में जटिलताओं के में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और जनता सरकारी विभागों के चक्कर काटते हुए केवल सरकार को कोसेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार इसमें धारा 17(3) में तो ऑथराइजेशन टू एडॉप्ट ए सन और डॉटर नॉट कन्फर्ड बाई ए विल शैल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। मैं इस धारा का सम्मान करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा संशोधन किया है। इस संशोधन के द्वारा अभी पुत्री का गोदान भी रजिस्टर्ड होगा, जो कि निस्संदेह स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे गलत प्रयोजन के लिए लड़कियों को गोद लेने व देने की कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। इस संशोधन का मैं स्वागत भी करता हूँ। सभापति महोदय, जो आपने नेक्स्ट अमेंडमेंट सरकार ने रखा है, वो धारा 22 में जो संशोधन रखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित लेन देन, SC/ST के लेन देनों को सक्षम अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड होने पर ही रजिस्टर्ड होने लायक माना है। इसके अलावा इसी प्रकार क्रिमिनल लॉ के द्वारा नोटिफाइड एरिया में यदि कोई लैंड विद्यमान है तो उसके लेन देन पर भी बैरियर लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सेक्शन 22(a) के क्लोज E में द्वारा किए जा रहे हैं। यदि किसी जमीन की लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ये सेक्शन 22(a) के क्लोज में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो आप कर रहे हैं, और जो मैं समझता हूं कि सरकार का एक विरोधी चेहरा इसमें सामने आ रहा है कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो वह लैंड ओनर अपनी जमीन नहीं बेच सकता। यानी किसी भी एरिया में आपने लिख दिया कि यहाँ लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, उस एरिया का कोई भी किसान, कोई भी भूधारक, कोई भी जमीन मालिक वहाँ अपनी जमीन को तब तक नहीं बेच सकता है जब तक कि सरकार उस लैंड एक्विजिशन का फैसला नहीं कर देती। यदि किसानों को कई बार सरकार निकालती है, पृथ्वीराज नगर का मामला भी 30 सालों से पेंडिंग है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मामले 50 जयपुर में, पूरे राजस्थान में से सैकड़ों मामले हैं जिनका लैंड एक्विजिशन अभी तय नहीं हुआ। यदि सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, इस आधार पर ही यदि बेचान रुक जाएगा तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा। यदि किसानों को पैसे की ज़रूरत है, उस पर अपनी ज़मीन या बेचने इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो निस्संदेह ये अब तक का सबसे क्रूरतम कानून माना जाएगा। यह मेरा निवेदन है।
कंपोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की धारा 25 के अंतर्गत कलेक्टर 12 माह तक की अवार्ड इशू कर सकता है। यानी इस अवधि तक 12 माह तक किसान अपनी जमीन किसी को भी नहीं बेच सकता। यह एक बार लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताऊंगा कि हो सकता है बिल अधिकारी लाए और आपने पढ़ा नहीं हो, पर अब तो हम आपको बता रहे हैं कि इस बिल में ये गलती है। ये किसान विरोधी बिल है। ये उन छोटे जमीन किसानों के जमीन के जो मालिक हैं उनके विरोधी बिल है कि जिस एरिया में आज राजस्थान में सैकड़ों जगहों पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, कई मुआवजे को लेकर चल रहे हैं, कई एक्विजिशन को लेकर चल रहे हैं, कई किसी और चीज को लेकर चल रहे हैं। एक बार सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि यहां से यहां तक हम एक्विजिशन करेंगे, उस एक्विजिशन को तब तक यदि आप पूरा नहीं करोगे जब तक वहां का किसान अपनी जमीन किसी को नहीं बेच सकता, वहां का किसान अपनी जमीन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वहां का किसान अपनी जमीन का कहीं पर रहन नहीं कर सकता। यदि इस तरह के क्रूरतम कानून आप लाते हो तो एक तरफ आपकी सरकार जो किसान हितैषी सरकार का चेहरा जनता के सामने रख रही है, दूसरी तरफ इस कानून के माध्यम से आप किसानों को गला घोंटने का काम कर रहे हो। यह इस कानून की धाराओं में आपने स्पष्ट किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि यदि सरकार वाकई किसानों की हितैषी है, यदि किसान हितों की बात करती है, यदि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो इस बिल के इस सेक्शन में जरूर परिवर्तन करें और किसानों के हित में इस परिवर्तन को वापस विड्रॉ करें, जिससे राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम व्यक्ति इस तरह की चीजों से बचे। सभापति महोदय, जो मैंने कहा था कि इस बिल की जब चर्चा हो रही है तो मंत्री महोदय ये भी देखें कि हम ऑलरेडी कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं, जो हम नई नई तरह की चीजें लगा रहे हैं। आज गुजरात में स्टाम्प ड्यूटी 3.5%, रजिस्ट्रेशन 1%, सरचार्ज 1.40%, टोटल 5.9%। कर्नाटक में 3% to 5% और रजिस्ट्रेशन 1%। आंध्र प्रदेश में 5%, रजिस्ट्रेशन 1%, टोटल 6%। महाराष्ट्र में 5% इंक्लूडेड, 1% मेट्रो सेस, टोटल 5%। और राजस्थान में हम ले रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी 6%, रजिस्ट्रेशन फीस 1%, सरचार्ज 1.8% और हाईएस्ट इन इंडिया 8.8%। इतना लेने के पर भी यदि हम रुक जाते तो भी ठीक था, जबकि हमारे दूसरे स्टेट, अभी महाराष्ट्र ने स्कीम निकाली, पहले निकाली 31 दिसंबर 2020 तक जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उस पर 2% की छूट की गई। फिर कहा 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक 3% की छूट दी और उससे वहाँ रिकॉर्ड जो सौदे हुए थे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ज़बरदस्त वहाँ महाराष्ट्र स्टेट को रजिस्ट्रेशन की फीस मिली है। और हमारे यहाँ पे इसकी बजटिंग भी देख लें कि 2019 में आपने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 5,350 करोड़ रुपए प्रोजेक्शन किया था और आपने अचीव कितना किया? 4320 करोड़, -21%। अगले साल आपने यहाँ घोषणा की कि हम 2% स्टाम्प ड्यूटी घटा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो 2% पुरुषों के तो घट गई लेकिन महिलाओं के नहीं घटी। ये भेदभाव आपने किया, महिलाओं के साथ भेदभाव किया। जब वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने महिलाओं की रजिस्ट्रेशन ड्यूटी पहले से ही कम कर रखी थी और आपने कुल में से तो कम कर दी, लेकिन महिलाओं को उसका फायदा नहीं मिला। अब यहाँ राजस्थान में क्या हुआ? 2021 में 20-21 में आपने रखा कि हम 5600 करोड़ रुपए अचीव करेंगे, आप कर कितना पाए? 5200 करोड़ रुपए। और 21-22 में आपने लिखा कि हम 6100 करोड़ करेंगे। अब पूत के पांव पालने में दिख गए पहले ही, तो आगे अब आने वाले मार्च आया बजट सेशन, उसमें फिर दिख जाएगा। तो सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को सुझाव भी दें, आसन से व्यवस्था भी दें कि इस प्रकार के किसान विरोधी, राजस्थान के युवा और छात्र विरोधी, राजस्थान के जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनकी देखभाल करने आने वाले परिजनों के विरोधी इस प्रकार के बिल में से ये धाराएं या तो संशोधित करें या फिर इस बिल को वापस सरकार लेकर ठीक करके लाए। यही मेरा आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी, हो रहा है।